हेलो फ्रेंड्स, मैं द यूपीएससी मोंक वेलकम करता हूँ। पेपर हो चुका है 5 जून। तो जीएस में तो ऐसा कोई आंसर की वेरिएशन नहीं देखने को मिल रहा, बट हाँ, इस बार पेपर जो सी सेट है, कंपेरेटिबल हम बात करें तो जो आपका पैसेज वाला पोर्शन है वो काफ़ी सिंपल आया है। लेकिन फिर भी जो मैंने देखा है, काफ़ी सारी रेप्यूटेड कोचिंग जो संस्थान है कि उनकी आंसर की वेरी कर रही है, और ऐसे कई सारे क्वेश्चन मैंने छांटे हैं या मैंने सेलेक्ट किए हैं जहाँ पे आंसर्स वेरी कर रहे हैं। तो मैं उन्हीं आंसर्स पे यहाँ पे एक डिस्कशन मैंने किया है, उसी कॉम्प्रहेंशन में डिस्कशन किया है जो डाउटफुल क्वेश्चन हैं या जिसके आंसर्स वेरी कर रहे हैं, जिस पे बच्चे काफ़ी बहस भी कर रहे हैं, तो उनके आंसर्स क्या हो सकते हैं। तो मैंने उन आंसर्स को मोर क्लैरिटी देने के लिए मैंने वो जहाँ पैसेज जहाँ से लिए गए हैं, जो सोर्स यूपीएस से लिया है, मैंने उन्हीं की बात की है। तो हम उन्हीं को देखेंगे कि क्या उसका आंसर पॉसिबल है। मेरी पूरी कोशिश है कि जो डाउटफुल क्वेश्चन है इनका आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। हो सकता है मैक्सिमम एक क्वेश्चन है जिसमें आंसर्स वेरी कर सकता है, बाकी आप मान के चल सकते हैं कि आंसर यही रहने वाला है। तो मैं पहले ही जो बात करना चाह रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपका सेट ए है। तो हमने पहला पैसेज ये था कि भैया कि जो मेन थ्रेट है मीन्स प्रोग्रेस और ह्यूमन डेवलपमेंट में, वो ये है कि हमारा जो प्रोडक्शन और जो कंजम्पशन पैटर्न है वो अनसस्टेनेबल होता जा रहा है। अभी का जो प्रोडक्शन मॉडल है वो फॉसिल फ्यूल पर रिलाई कर रहा है, क्योंकि ये अनसस्टेनेबल है, क्योंकि रिसोर्स हमारे पास फाइनाइट है। तो इसी प्रकार से इकोनॉमिक ग्रोथ और ग्रीन हाउस एमिशन को जो ये लिंक है, हमें इसको तोड़ना पड़ेगा ताकि हम सस्टेनेबल हो सके। फिर उन्होंने कहा है कि कुछ डेवलप कंट्रीज, ये एक बड़ा पॉइंट है, कुछ डेवलप कंट्रीज उन्होंने इस वर्स्ट इफेक्ट को कम करना शुरू किया है, एलिविएट करना शुरू किया है। कैसे? फर्स्ट, बाय एक्सपांडिंग रिसाइकलिंग, सेकंड इन्वेस्टिंग इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और थर्ड इन इंफ्रा। फिर वो कहते हैं कि मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हेम्पर है हाई कॉस्ट एंड लो अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन एनर्जी सोर्सेज। ना वो बात करें डेवलप कंट्रीज को सपोर्ट करना चाहिए ट्रांजिशन टू सस्टेनेबल ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये बेसिक पैसेज है। ना हम क्वेश्चंस देखते हैं। ना फर्स्ट उन्होंने देखा है कि अनसस्टेनेबिलिटी इन प्रोडक्शन क्यों है। पहला, हैवी डिपेंडेंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, साफ मेंशन कर रखा है उन्होंने कि हैवीली ऑन फॉसिल फ्यूल, नो डाउट। एंड दूसरा उन्होंने कहा है लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो सीधी सी बात है, लाइक फॉसिल फ्यूल्स भी हम बात करें या जो भी रिसोर्स हमारे फाइनाइट रिसोर्सेज हैं तो कोई बात ही नहीं। 1 एंड 2। थर्ड, एक्सपांशन ऑफ रिसाइकलिंग से कोई इशू नहीं है प्रोडक्शन का लेके। तो आंसर सिंपल क्या हो जाएगा, 1 एंड 2। इसमें तो किसी को भी कोई डाउट नहीं है। हाँ, ये एक ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ पे आपके आंसर्स काफ़ी वेरी कर रहे हैं। अभी डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको सोच रहे हैं, क्या आपने पैसेज का मीनिंग निकाला। तो मैं पहले बताऊंगा कि अगर हम उसको सिंपल सोल्व करते हैं तो कैसे सोल्व करते हैं। नाउ पैसेज कहाँ से लिया गया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है डेवलप कंट्रीज किस प्रकार से सपोर्ट कर सकती है डेवलपिंग कंट्रीज को ट्रांजिशन टू ह्यूमन डेवलपमेंट। फर्स्ट है मेकिंग क्लीन एनर्जी सोर्सेज एट अवेलेबल एट लो कॉस्ट। ये तो साफ साफ उन्होंने मेंशन कर रखा है कि हाँ, उनका प्रॉब्लम है हाई कॉस्ट एंड लो अवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज। बिल्कुल कर सकती है। नाउ एक बात जो आपको पता होनी चाहिए, इस पैसेज को जब हम सोल्व कर रहे हैं, आप किसी की हेल्प करना चाह रहे हैं या किसी को सपोर्ट करना चाह रहे हैं, वो आप सपोर्ट कब कर पाएंगे, जब आपने उस चीज़ में काम कर रखा हो, कि पहले से आपके पास वो चीज़ें हो, उन पॉइंट्स आपने काम कर रखा हो, उन पॉइंट्स को आप डेवलपिंग को दे सकते हो। जो काम आप खुद नहीं कर रखे वो हम दूसरों को कैसे दे सकते हैं। तो ना इन्होंने क्या काम कर रखा है, इन्होंने मैंने कहा 3 पॉइंट पे काम कर रखा है, रिसाइकलिंग पे काम कर रखा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में काम कर रखा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में काम कर रखा है, और डेवलपिंग की ज़रूरत है क्लीन एनर्जी की। तो फर्स्ट तो इसका आंसर श्योरली है। तो अगर हम जाते हैं कि उन्होंने क्यों डेवलप कंट्रीज ने किस पे काम कर रखा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे भी काम कर रखा है, तो वो उनको सिखा सकते हैं, नॉमिनल इंटेक पर दे सकते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन माइट बी करेक्ट। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% करेक्ट होगा, इट माइट बी करेक्ट। ना पहले हम आगे चलते हैं। थर्ड थर्ड इंकरेजिंग देम टू चेंज देयर प्रोडक्शन पैटर्न्स। तो क्या इस पूरे पैसेज में कहीं भी ये बात हुई है कि डेवलप कंट्रीज ने अपना कंजप्शन, अपना प्रोडक्शन पैटर्न चेंज किया है? इस पूरे पैसेज में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि डेवलप कंट्रीज ने इसमें कुछ चेंजेस लाए। जब वो खुद चेंजेस लेके नहीं आए हैं,
तो फिर दूसरी कंट्रीज़ को, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, उसे कैसे कह सकते हो? चांस ही नहीं बनता। तो थर्ड ऑप्शन तो इसमें हम हटा सकते हैं, पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इसका आंसर या तो 1 हो सकता है या 1 इन 2। तो मैं दोनों ऑप्शन पॉसिबल है, इट मे बी ए और इट मे बी बी। चांसेस बी के भी ज़्यादा है। वो क्यों है? क्योंकि मैं अब ना, हम आंसर ए होगा या बी होगा, डी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कर रखा। ना, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? अगर हम इसका सोर्स देखें पैसेज का, तो उसमें एक हिंट थी, उसी लाइन को यूपीएससी ने रिमूव करके उसको क्वेश्चन बनाया है। क्या एक ये जो पैसेज है 2010 की रिपोर्ट है क्लाइमेट चेंज को लेकर, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये पैसेज पूरा ऐसे की ऐसे आया है, सिर्फ उन्होंने ये लाइन एक रिमूव कर दी है। इस लाइन का मतलब था, डेवलप्ड कंट्रीज नीड टू ब्लेस द ट्रेल ऑन डीकपलिंग। तो मतलब ये है कि उनको वो एक ट्रेल सेट करनी होगी और ये डीकपलिंग पे काम करना पड़ेगा। मतलब ये है कि जो काम आपने कर रखा है वो आपको दूसरों को सिखाना होगा। तो इस वजह से मुझे लगता है कि आंसर 1 एंड 2 हो सकता है, पर 1 श्योरली है। ओनली ए भी हो सकता है, लेकिन ऑल तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि डेवलप कंट्रीज ने ऐसा कहीं भी नहीं है कि उन्होंने काम किया हो कंजप्शन एंड अपने डेवलपमेंट और कंजप्शन एंड प्रोडक्शन पैटर्न्स पे। तो थर्ड तो पॉसिबल नहीं, इट माइट बी ए और इट माइट बी बी। तो अगर हम इसके ओरिजिनल पैसेज को जाके देखें तो कैसे हेल्प कर सकती हैं, वो सेट द ब्लेज ऑन, जो हम बात करते हैं, नीड द ब्लेज द ट्रेल ऑन डीकपलिंग। तो ये उन्होंने एक काम किया, हम ये कर सकते हैं, तो आंसर ये हो सकता है ना। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे कोई बात इसमें थी नहीं कि हम आजकल देख रहे हैं कि कंट्रीज़ का इन्वायरमेंट लगातार ख़त्म हो रहा है, अफोरेस्टेशन लगातार हम बात कर रहे हैं, लेकिन सोइल इरोजन, वाटर, ये लगातार इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो एग्रीकल्चर इम्पॉसिबल हो जाएगा। एग्जांपल दिया है राजस्थान का, डेजर्ट कंट्रीज जो हैं वो अब लगातार इंक्रीज़ हो भी रही है। लाइक जो पहले सतलज गंगा प्लेन से डेक्कन प्लेटू थे, यहाँ तक पहुँच गया है। जहाँ पे पहले लस ग्रीन फॉरेस्ट थे, पेरेनियल स्ट्रीम्स थी, स्प्रिंग्स थे, वहाँ पे सिर्फ अब बेयर वेजिटेशन रह चुका है, पानी भी नहीं है। सिर्फ आपको पानी मिलता है रेनी सीजन में। तो बड़ा सिंपल सा पैसेज है। ऑप्शन भी सिंपल था कि डिफोरेस्टेशन और डिनुडेशन से क्या होगा, सोइल रिसोर्स डेफिनेटली डिप्लीट होगी। मेंशन भी उन्होंने कर रखा है यहाँ पे कि अगर ऐसा होगा तो सोइल इरोजन बाय विंड, दिस इज वेरी सिंपल। लेक ऑफ वाटर फॉर कल्टीवेशन, जो हम देख ही रहे हैं कि लश ग्रीन एरिया से क्या हो गया, फॉरेस्ट को कन्वर्ट हो गया ड्राई एरियाज में, स्ट्रीम्स स्प्रिंग्स भी चले गए हैं। तो ये भी समस्या है, लेकिन लैंड की तो कोई शॉर्टेज है ही नहीं, वही फॉरेस्ट भी नहीं रहेंगे तो लैंड तो हमेशा रहने वाली है। आंसर विल बी 1 एंड 3। दिस इज वेरी सिंपल। नाउ दिस इज वन ऑफ द मोस्ट डिबेटेबल क्वेश्चन, जिस पर लोग बहस भी कर रहे हैं। थर्ड ये था कि ये स्टेटमेंट एक्चुअली प्लेटो का है। प्लेटो कहता है कि सिंपल काम, जैसे शू मेकिंग के अंदर हमें चाहिए ट्रेंड पर्सन जो हमारा काम देख ले। लेकिन पॉलिटिक्स में हम क्या प्रिज्यूम करते हैं कि जो सब कुछ जान, जिसको वोट लेना आता हो, वो स्टेट को एडमिनिस्टर कर सकता है ना। वो एग्जांपल दे रहा है कि जब हम बीमार होते हैं तो हम किसकी बात करते हैं, ट्रेंड फिजिशियन की, कि भैया कोई पढ़ा लिखा डॉक्टर आया, थोड़ा डिग्री हो, है ना, जो एक टेक्निकल कॉम्पिटेंस की बात कर रहे हैं। हम उसका शक्ल, हम उसकी हैंडसमनेस नहीं देख रहे, या वो कैसा दिख रहा है वो नहीं, हम उसकी डिग्री देख के बात करते हैं। तो अब वो बोल रहा है कि अब आप देखिए, जैसे हम बीमार होते हैं डॉक्टर को ढूंढते हैं, नाउ स्टेट इल है, भाई राज भी बीमार है, उस बीमारी, उसमें प्रॉब्लम बहुत सारी हो रही है, तो फिर क्यों नहीं हम उन सर्विस और जो वाइडेस्ट हैं, जो बेस्ट है, उनके गाइडेंस को देख रहे हैं ना। ऑप्शन देखें तो ऑप्शन पूछ रहा है मैसेज क्या है ऑथर का। मैसेज हमेशा पॉजिटिव दिया जाता है, मैसेज जब हम बात करते हैं, और मैसेज में हमेशा लास्ट में आप देखेंगे कि वी शुड नॉट लुक फॉर द सर्विस एंड द गाइडेंस ऑफ द वाइजेस्ट एंड द बेस्ट। तो अगर हम इसका ऑप्शन देखें तो वी अज्यूम दैट इन अ डेमोक्रेसी एनी पॉलिटिशियन इज क्वालिफाइड टू एडमिनिस्टर स्टेट। ये स्टेटमेंट गिवन है ऑलरेडी, तो ये मैसेज तो नहीं है, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द सेंटेंस। ये तो पॉसिबल नहीं है। और एज सच डेमोक्रेसी की बात तो हमने की नहीं, हम जनरल पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, ये तो कोई बात है नहीं ना। पॉलिटिशियंस शुड बी सिलेक्टेड फ्रॉम दोज ट्रेंड इन एडमिनिस्ट्रेशन। ये वो पॉइंट वो कहना चाह रहा है कि जब हम बीमार होते हैं तो हम ट्रेंड फिजिशियन के पास जाते हैं। तो हमारा अगर राज्य बीमार है तो क्यों नहीं हम ट्रेंड लोगों को देख रहे हैं। तो ये इसका मीनिंग बड़ा सिंपल सा है। तो टू सही लग रहा है ना, हम थर्ड भी देख लेते हैं। वी नीड टू डिवाइज ए मेथड फॉर बेरिंग इनकम्पिटेंस ऑफ पब्लिक ऑफिस। अब ये तो पैसेज के बियॉन्ड चला गया। मतलब ये है कि अगर हम बीमार हैं या स्टेट बीमार है, तो हमें पब्लिक ऑफिस में इनकॉम्पिटेंस
जो भी है उसको हमें मेथड लगाना पड़ेगा, बेर कर दें हम इनकॉम्पिटेंस को, कि जो लोग इनकॉम्पिटेंस है उनको लाए नहीं। ऐसी तो कोई बात की नहीं है, ये तो वही बात होगी कि हम बीमार हैं तो हम कोशिश करें कि बेकार डॉक्टर हमारे पास नहीं आए, तो हम खुद जाए ना अच्छे लोगों के पास। तो ये वाली बात होती है कि सी तो पॉसिबल नहीं है, ये आपने एक गलत आइडिया निकाला, और डी तो पॉसिबल ही नहीं है। तो आंसर इज बी। अब नाउ बी क्यों है, ये तो मैंने अपना आइडिया लगाया है ना, इसके क्योंकि ऑथर तो प्लेटो ही है ना। मैं आपको उसकी बुक का एक एक्सेप्ट दिखाता हूँ कि उसने क्या मेंशन किया है। तो ये एक पूरी जो बुक है, द डिके ऑफ डेमोक्रेसी करके उस बुक का है। तो उन्होंने साफ लिखा है बुक इस पैराग्राफ से चालू होने से पहले कि इट इज़ टू बी गवर्न बाय द पीपल हु मस्ट बी ट्रेन एंड क्वालिफाइड टू डिस्चार्ज द ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो उसने पहले ही हेडिंग दी थी कि भैया ट्रेंड होना चाहिए, क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी ड्यूटीज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये तो पूरा पैसेज ही आपका, दिस इज योर पैसेज। देन वो बोलता है प्लेटो देयरफॉर सो द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन एन एरिस्टोक्रेसी, जहाँ पे सिलेक्शन होगा फ्रॉम द बेस्ट, किनका, जिनको ट्रेनिंग दी जाएगी या जिनका ट्रेनिंग होगी, जिनके पास क्वालिफिकेशन होगा, उन्हीं को पावर दी जानी चाहिए। तो आंसर इज क्लियरली बी। और आप बी मान के चलिए, क्यों, क्योंकि लास्ट ईयर भी एक पैसेज डेमोक्रेसी के ऊपर आया था, द एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी, वो पैसेज भी इसी बुक का है, और उसका जो आंसर था वो भी सेम उसी बुक में उसी लाइन में दिया हुआ है कि एक्सेस जब होता है वो प्रॉब्लम दे सकता है। तो आंसर इज क्लियरली जो मेंशन किया है इस प्लेटो के पैसेज में, वो बी ऑप्शन है कि हमें क्वालिफाइड पर्सनल्स चाहिए। तो इसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि हमें हमें बेर करना है। तो उन्होंने बोला है कि हमें कोशिश करनी होगी कि हमें बेस्ट से सिलेक्शन लेना है, और कब होगा, जो एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेंड हो गए। तो इसलिए आंसर शुड बी बी। नाउ पॉवर्टी लाइन, जब हम इसकी बात करते हैं तो ठीक है, पॉवर्टी लाइन इज क्वाइट अनसेटिस्फैक्ट्री। और अच्छा, ये पैसेज भी एक आर्टिकल है पूरा, अगर आपको आर्टिकल देखना हो तो मोस्टली कोचिंग इंस्टीट्यूट की बुकलेट में आपको आर्टिकल मिल जाएगा, इवन विजन की बुकलेट में मिल सकता है आपको ये। क्वाइट अनसेटिस्फैक्ट्री है। तो उन्होंने बोला है कि जब हम पार करते हैं पॉवर्टी की, क्यों ऐसा है, क्योंकि ये नेरो डेफिनेशन है कि हु इज़ पुअर, और डिबेटेबल मेथोलॉजी है जो हम काउंट करते हैं। क्योंकि हमारा जो मेन आइडिया है वो ये है कि पॉवर्टी जो है इनकम का क्राइटेरिया या इनसफिशिएंट परचेसिंग पावर का क्राइटेरिया है ना, आप इसको इनकम पॉवर्टी कह सकते हैं। लेकिन पॉवर्टी जो होती है वो डिप्राइवेशंस की बात होती है जो ह्यूमन बीइंग को अफेक्ट करती है, और इनकम पॉवर्टी उसका सिर्फ एक एस्पेक्ट है। तो पॉवर्टी ऑफ ए लाइफ अगर हम बात करें तो सिर्फ वो इम्पोवरिश स्टेट में नहीं होता जिसमें व्यक्ति रह रहा है, बट आल्सो कि उसको कितनी रियल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, या सोशल कॉन्स्टेंट, पर्सनल सर्कमस्टांसेस, इन सब की उन्होंने बात की है। क्योंकि लो इनकम्स, मेग्रे पोसेशंस, ये सब चीज़ हम इकोनॉमिक पॉवर्टी में डिफाइन करते हैं, ऐसा उसने पूरे आपके पैसेज में पॉइंट की बात की है ना। तो उन्होंने कहा कि ये पुअर की जो डिबेटेबल है मेथोडोलॉजी, क्यों डिबेटेबल है, यहाँ उन्होंने साफ बोला है डिबेटेबल मेथोडोलॉजी क्यों, बिकॉज एक ही उनका अजम्पशन है, और वो अजम्पशन क्या है कि ये पॉवर्टी एक मेग्रे इनकम की बात कर रहे हैं या परचेसिंग पावर की बात कर रहे हैं। डिबेटेबल मतलब ये सब पूरे लोग नहीं आ सकते, तो इसलिए आंसर सी है। कन्फ्यूजन तो कुछ है नहीं, ये ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं किया गया, तो पैसेज के बियॉन्ड है तीन आंसर्स। तो 12 का 12th का डी। नाउ 13th, तो उन्होंने बोला इनकम पॉवर्टी सिर्फ एक मेजर है काउंटिंग ऑफ पुअर, क्यों, यहाँ पे साफ लिखा है इट इज़ जस्ट वन मेजर ऑफ पुअर, क्यों, यस, इज अबाउट पॉवर्टी इज अल्टीमेटली अबाउट डिप्राइवेशन अफेक्टिंग ह्यूमन बीइंग, इनकम पॉवर्टी इज ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ इट। तो उन्होंने साफ लिखा है, तो क्या मेंशन किया है, इट टॉक्स ऑफ ओनली वन कार्ड, तो पॉइंट दिया हुआ है, तो ऐसा कुछ उन्होंने दिया नहीं है। इनकम पॉवर्टी इज नॉट परमानेंट कंडीशंस, ऐसा कुछ भी नहीं दिया गया। देन इनकम पॉवर्टी रेस्ट्रिक्ट्स ह्यूमन चॉइस, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो आंसर क्या हो गया आपका, ओनली ए। 14 पे जाएं, पॉवर्टी ऑफ लाइफ का मीनिंग क्या है। तो ऑल डिप्राइवेशन इन ह्यूमन लाइफ विच स्टेम नॉट ओनली फ्रॉम लैक ऑफ इनकम बट ऑफ रियल अपॉर्चुनिटीज। इट सीम्स कि ये सही लग रहा है हमें, क्योंकि इसने ऐसा दे रखा है उन्होंने ऑप्शन में, पॉवर्टी ऑफ लाइफ not impoverished state in person actually lives, but also lack of real opportunity given by the social constraint and the personal circumstances। तो ये अपीलिंग लग रहा है कि हाँ ठीक है, तो ऐसा कुछ तो बोला नहीं, इम्पोवरिश स्टेट ऑफ पुअर पीपल रूरल अर्बन, ऐसा कुछ बात उन्होंने की नहीं है। मिक्स्ड अपॉर्चुनिटी की उन्होंने बात ही की नहीं, क्योंकि लेक उनको मिला ही नहीं है ना। मटेरियल एज वेल एज नॉन मटेरियल डिप्राइवेशन इन ह्यूमन लाइफ विच रेस्ट्रिक्ट ह्यूमन चॉइस परमानेंटली, ये पॉइंट भी अपीलिंग है, लेकिन दिक्कत ये है
ये जो टर्म है परमानेंटली, ये सूट नहीं कर रहा है इस पैसेज को, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ऐसा होता है लेकिन परमानेंटली होगा ऐसा कुछ भी उन्होंने मेंशन नहीं किया है। इसीलिए इसका आंसर होना चाहिए जो हम बात करते हैं, इसका आंसर शुड बी 14th का ए। नाउ दिस इज वन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, इसका आंसर भी आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। जो नेक्स्ट पैसेज था, ये पैसेज अगर हम बात करें, ये पैसेज भी एक आर्टिकल है। उन्होंने कहा है कि सम प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड स्टेपल सच इज राइस वीट एक लेवल पे पहुंच चुका है। अब ना तो कोई न्यू स्ट्रेन्स, ना कोई केमिकल्स उसकी यील्ड बढ़ा सकते हैं, ना ही कोई अनफार्म लैंड बची हुई है जो हम उसको लेके आ सकते हैं। तो ग्लोबल टेम्परेचर अगर लगातार राइज किए तो कुछ प्लेस अनसुटेबल हो जाएगी फार्मिंग के लिए, लेकिन हाँ टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम प्रॉब्लम को बचा सकते हैं। नाउ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग फास्ट, मच मतलब बहुत सारा चेंज लाए हैं अफ्लुएंट फार्मर्स ऑफ द वेस्ट और अमेरिकाज। अमेरिकाज मतलब नॉर्थ एंड साउथ अमेरिका। जो वेस्ट में टेक्निक्स हुई है उनको कुछ कुछ जगह पर अडोप्ट किया जा रहा है ट्रॉपिकल क्रॉप्स को प्रोडक्टिव बनाने के लिए। टेक्नोलॉजी यूज़ का नहीं है अगर उसको अडोप्ट नहीं किया जाए। डेवलपिंग वर्ल्ड में अप्लाई होता है कि हम फार्मिंग टेक्निक्स कैसी बात कर रहे हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन की, है ना, सब्सटेंस जो आपके स्मॉल होल्डर्स जो सब्सटेंस फार्मर्स हैं अफ्रीका के, एशिया के, वो कैसे काम कर रहे हैं कि फर्टिलाइजर्स कैसे अप्लाई करना है, ग्रेटली इंक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ फूड फॉर ह्यूमैनिटी, और साथ में उन्होंने बोला है कि बेटर रोड्स, स्टोरेज फैसिलिटीज़, ये सब भी उतना ही रोल प्ले करेगा। नाम इसके ऑप्शंस देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। उन्होंने बोला है कि कौन सा अजम्पशंस माना गया है। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इज कन्फाइंड टू डेवलप कंट्रीज, दिस इज टोटली रॉन्ग। पहली बात तो ये डेवलप्ड कंट्रीज का जिक्र नहीं हुआ है, वहाँ पे लिखा है वेस्ट एंड अमेरिकाज, और लिखा है मच ऑफ द टेक्नोलॉजी। अमेरिकाज में साउथ भी आता है, मीन्स ब्राज़ील भी उसमें आएगा, एंड ब्राज़ील इज डेवलपिंग कंट्री, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। और जब मैं बोल रहा हूँ कि अमेरिकाज की हम बात कर रहे हैं तो वेस्ट में डेवलपिंग कंट्रीज भी होती हैं, तो ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है कि सिर्फ यहीं पर अडॉप्ट हुआ। आंसर इज नीदर। और ना मैं इसका प्रूफ भी आपको दिखाता हूँ अभी कि क्या प्रूफ है इसका। ये तो पैसेज से मैंने निकाला कि अमेरिकाज में ऐसा कुछ है नहीं डेवलप्ड होगा, क्योंकि अमेरिकाज में नॉर्थ साउथ भी आते हैं और उसमें लिखा है मच ऑफ द टेक्नोलॉजी। तो मच इज सिंपली कह रहा है कि सारी नहीं हुई है, कन्फाइंड नहीं है, तो वहाँ पे कुछ गई भी हैं डेवलपिंग कंट्रीज के पास, तो दोनों इसका आंसर नहीं है, तो नाइदर इसका ऑप्शन होगा। ना सेकंड, अगर हम कौन सा जंक्शन फिर से ना, तो ये तो उन्होंने बात कहीं भी नहीं की है। उन्होंने ऐसा एक भी जगह मेंशन नहीं किया है पूरे पैसेज में कि डेवलप्ड कंट्रीज के पास बेटर वेस्ट है, या मीन्स वो वेस्टेज कम कर दें, तो ये तो पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है, आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो गया ये ना। पुअर कंट्रीज नीड टू ब्रिंग अबाउट चेंज इन एग्जिस्टिंग फार्मिंग टेक्निक्स। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है, इस पूरे पैसेज में अगर हम जाएंगे तो पुअर कंट्रीज का जिक्र नहीं है, लेकिन हाँ कई कई जगह हिंट दी है। हिंट उन्होंने किस तरीके से दी है कि कुछ कुछ प्लेस अनसुटेबल हो जाएगी फार्मिंग के लिए। ओके, फिर उन्होंने कहा है कि अगर हम देखें कि जो आपके यहाँ पे स्मॉल होल्डर सब्सटेंस फार्मर्स हैं अफ्रीका के, एशिया के, उनकी उन्होंने बात की है, तो उसको लगते हुए हमें लगता है कि पुअर कंट्रीज़ को चेंज करना चाहिए ये। लेकिन इसमें यही एक केच भी है कि पुअर कंट्रीज डायरेक्टली मेंशन नहीं है, तो इट माइट बी रॉन्ग। तो इसका आंसर या तो नीदर होगा या ए होगा, तो या ए और डी माइट बी, बट वी सीम, क्योंकि ए मोस्ट प्रोबेबल है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो ओरिजिनल पैसेज था उसकी थीम पुअर कंट्रीज को लेके ही थी, उसने वर्ड डिलीट कर दिया, तो इट माइट बी ए, पर आप डी भी ले सकते हैं। तो ये दो क्वेश्चन है जो मेरे को डाउट में लगते हैं। दिस इज़ वेरी सिंपल। उन्हें साफ बोला है कि भैया अब इतनी कुछ है नहीं, प्रोडक्टिविटी प्लेट्यू आ चुका है, नई लैंड भी नहीं है, तो फ्यूचर में दिक्कत तो आएगी। हाँ, टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करोगे तो आप प्रॉब्लम को कम कर सकते हो, लेकिन फ्यूचर की बात है, लेकिन फ्यूचर में प्रॉब्लम होगी आपको, ये तो साफ मेंशन है। कोऑपरेट फार्मिंग की तो उन्होंने बात ही नहीं की है। अब नाउ मैं इन आंसर्स को किस बेसिस पर दे रहा हूँ, ये पैसेज है आपका एक आर्टिकल जो कि इकोनॉमिस्ट का था। उस आर्टिकल की थीम है फीडिंग द 10 बिलियन, और उसमें पहली ही लाइन उन्होंने ये दिया है, ग्रोइंग इनफ फूड फॉर फ्यूचर जनरेशन विल बी ए चैलेंज। उन्होंने साफ लिखा है विल बी ए चैलेंज, और पूरा के पूरा पैसेज कॉपी करके डाला हुआ है यूपीएससी ने, तो मतलब उसकी थीम ही यही है, तो बिल्कुल चैलेंज है। हमको दिख भी रहा है, यहाँ मैसेज भी किया हुआ है उन्होंने कि भैया कैसे कि न्यू स्ट्रेंथ नहीं है, ये नहीं है, अनफार्म लैंड भी नहीं बची, तो लॉजिकल है, फ्यूचर में दिक्कत तो आएगी। तो ये तो और साफ मैंने कहा पैसेज का सीधे सीधा उन्होंने दिया हुआ है, उसका ये हेडिंग ही थी
फर्स्ट लाइन की चैलेंज होगा, तो ये तो सही हो गया ना। मैं और बात करता हूँ ना, यूपीएससी ने क्या ट्रिक खेली है ना। ट्रिक मैं समझाता हूँ आपको। उन्होंने यहाँ पे साफ लिखा है, मच ऑफ दिस चेंज इज ब्रोड बाय रिच वर्ल्ड फार्मर्स एंड बाय अफ्लुएंट फार्मर्स इन मिडल इनकम प्लेसेस लाइक ब्राज़ील। नाउ इन वेस्ट, टेक्नोलॉजी डेवलप इन वेस्ट, तो उन्होंने क्या करा, प्रोसेस को क्योंकि अगर ये होता तो सिंपल आंसर बन जाता आपसे कि डेवलप में डेवलपिंग दोनों में हो रहा है। तो लेकिन उन्होंने क्या करा, उन्होंने इस लाइन को काट दिया ब्राज़ील वाली को, अफ्लुएंट फार्मर्स, और वेस्ट का उन्होंने क्या जोड़ दिया, अमेरिकास जोड़ दिया, ताकि आप ये ना सोचो अमेरिका मतलब डेवलप्ड ही होगा, क्योंकि अमेरिका में ब्राज़ील भी आता है और यूएस भी आता है। तो डेवलप्ड डेवलपिंग दोनों ही बात खत्म हो जाती है, क्योंकि इसमें थीम ब्राज़ील की थी। बाकी सेम टू सेम उन्होंने एज इट इज़ लाइन ही मेंशन की है, कुछ भी उन्होंने चेंज नहीं किया। इसलिए जो फर्स्ट ऑप्शन था वो नीदर श्योरली है, क्योंकि अमेरिकास मेंशन है और मच ऑफ द टेक्नोलॉजी मेंशन है, क्योंकि उसने ओरिजिनल में से एक लाइन ही हटाई है। वो लाइन हटाई इसी के लिए कि थोड़ा सिंपल ना लगे पैसेज आपको, इसलिए मैं कह रहा हूँ उसका आंसर नीदर होगा। ओके, और दूसरा भी उन्होंने इसमें एक स्टेटमेंट भी था उनका, उन्होंने बोला है कि इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर द पुअर कंट्रीज टू सर्वाइव, ऐसा कुछ मेंशन था, लेकिन डायरेक्टली पैसेज में नहीं है, इसलिए मैंने कहा कि उसका आंसर जो है बी वाले आपका जो क्वेश्चन है एओडी पॉसिबल है। लेकिन ओरिजिनल पैसेज में पुअर मेंशन था, लेकिन जो ये नया वाला पैसेज जो यूपीएससी ने उसमें पुअर वर्ड मेंशन नहीं है, इसलिए एओडी पर हम अजम्पशंस पे जाए तो उसमें हिंट दी हुई है, कुछ प्लेसेस में दिक्कत होगी। देन सब्सटेंस फार्मर्स की बात की है, अफ्रीका एशिया की बात करिए, एंड अफ्रीका एशिया वी हैव लॉट ऑफ पुअर कंट्रीज, तो ऐसा हम मान सकते हैं। तो इसलिए है ये आंसर है, और ये साफ पैसेज का आपका सोर्स है, इसलिए मुझे लगता है कि आंसर क्या होगा जो मैंने आपको कहा है विद प्रूफ। ना ये डार्विनियन थ्योरी वाली बात है, तो ये पूरा पैसेज आप पढ़ ही चुके हो। मैं सीधे क्वेश्चन पे चलता हूँ। क्वेश्चंस जो हम बात करते हैं, उन्होंने बोला नेचुरल सिलेक्शन कैन नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर इन्वायरमेंट, तो उन्होंने लिखा है ऑल द एग्जिस्टिंग स्पीसीज वुड गेट एक्सटिंक्ट, तो उन्होंने एज सच कोई बात नहीं की है। उन्होंने कहा है कि एक नंबर ऑफ स्पीसीज जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप मान सकते हैं कि दिक्कत आ जाएगी। उन्होंने ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि ऑल द स्पीसीज होगी, यू कैन एलिमिनेट इजीली टू, आंसर विल बी 1 3 4, ये तो डिबेटेबल भी नहीं है, श्योरली आंसर है इसका। नाउ दिस इज वाई डार्विन थ्योरी इज नॉट ए थ्योरी एट ऑल। नाउ इस पर भी चलते हैं हम। यहाँ साफ लिखा है कि द क्रिएशनिस्ट डॉक्ट्राइन, डार्विनियन एक्सप्लेनेशन ऑफ एक्सटिंक्ट लाइफ वंस अगेन सिंपल, एलिगेंट एंड कन्विंसिंग। Organisms go extinct as a function of environment and biological assault for which their inheritance deemed ill-equivalent। मतलब सीधी सी बात है, ये जो इवोल्यूशन है, जो एक्सटिंक्शन है, नेचुरल फिनोमेना है, इन्वायरमेंटल एंड बायोलॉजिकल असोल्ट के अकॉर्डिंग ये चलता है और ये आपको दिखाई देता है। एंड देयरफॉर, तो देयरफॉर इज ए इंपॉर्टेंट वर्ड इन दिस पैसेज। जो हम यहाँ पे इंग्लिश पैसेज पढ़ रहे हैं, हम जीएस नहीं पढ़ रहे, तो यहाँ पे जो ये वर्ड होते हैं, ये इट, देयरफॉर, इट हैज़ अ मीनिंग। देयरफॉर मतलब होता है हिंदी में इसलिए, तो मतलब ये है कि उन्होंने इससे पहले ये चीज़ एक्सप्लेन कर चुकी होगी। एंड देयरफॉर डार्विनियन थ्योरी इज नॉट ए थ्योरी बिकॉज इट इज़ अ फैक्ट एंड इट इज़ अ नेचुरल फैक्ट लाइक न्यूटन्स एक्सेट्रा। तो इसलिए हम इसके आंसर्स पे जाते हैं। तो आंसर्स में क्या होता है, तो ये तो कुछ है नहीं, फोर्थ कुछ है नहीं ना। 2 और 3 में लोगों को कन्फ्यूज़न है, कुछ कोचिंग्स 2 दे रही हैं, कुछ कोचिंग्स 3 दे रही हैं ना। इसका आंसर बी होना चाहिए। क्यों? दिस इज़ द ट्रू एक्सप्लेनेशन, क्योंकि एविडेंस नहीं है रिफ्यूट करने को। क्यों नहीं है रिफ्यूट करने को? यहाँ साफ लिखा है इट इज़ अ फैक्ट एंड वाई इट इज़ अ नेचुरल फैक्ट, क्योंकि नेचुरल फिनोमिना है, इसीलिए आपको दिख रहा है कि इसको कोई रिफ्यूटेड जो सेंट्रल 2 आइडिया से उसको रिफ्यूट नहीं किया गया, तो इसको वैसे ही एक्सेप्टेबल है जैसे कैसे बाकी सारे लॉज हैं, क्योंकि न्यूटन की थ्योरी भी नेचुरल लॉज में आती है, तो क्योंकि नेचुरल लॉ है इसीलिए। और नेचुरल लॉ का रीज़न क्या है? क्योंकि ये नेचुरल असोल्ट का एक पार्ट है, इसलिए आंसर मस्ट बी बी। आई डोंट थिंक इसमें इश्यू होना चाहिए। अब क्या होता है, कई बार कि हमें थोड़ी सी प्रायर नॉलेज होती है, हम उसको लगाने की कोशिश करते हैं, वो हमको नहीं लगानी होती। मुझे ऐसा याद है, मैं एक जगह देख रहा था, एक मुझे बंदा बोल रहा था, जो क्वेश्चन था आपका, जो आपका था एडमिनिस्ट्रेशन वाला, उसमें लिखा था ना कि पॉलिटिशियन शुड बी सिलेक्टेड। ही वॉज आर्ग्यूइंग लाइक सर इलेक्टेड होता है, तो इलेक्टेड अब होते हैं, आप ये अज्यूम नहीं कर सकते, पैसेज में जरूरी नहीं इलेक्टेड हो। और प्लेटो अपनी बात से कर रहा है, तो ये आपको पता है कि अभी होते हैं इलेक्टेड, तब तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि पैसेज में जो लिखा है मन से खुद से जोड़ दो, ऐसा नहीं हो सकता। और ये तो सिंपल ही है कि
डार्विन थ्योरी, नो, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। इट एक्सप्लेन्स नेचुरल फिनोमिना बट नॉट ऑल। ऑल के लिए फिर आपको न्यूटन लगता है, कोपरनिकस लगता है, तो ऑल तो कर नहीं सकता। ये हट गया आपका, तो 3 तो आपने एलिमिनेट कर ही दिया ना, 1 and 2। मोर देन 90%, तो ऐसा तो कुछ भी मेंशन नहीं किया है, तो आंसर विल बी ओनली 1। यहाँ पर अगर आप देखना चाहें तो भी देख सकते हैं। मीन्स उन्होंने साफ लिखा है मोर देन 90 डेट हैव लिवन आर नाउ एक्सटिंक्ट। यहाँ बोल रहा है कि वुड गेट एक्सटिंक्ट, तो यहाँ में अगर हम देखें तो ये आर इन द डेंजर, दे आर ऑलरेडी एक्सटिंक्ट, तो बात ही खत्म हो गई, तो ओनली 1 इज द राइट आंसर। हाँ, ये भी एक क्वेश्चन है, इसका भी मैं एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ। उन्होंने साफ लिखा है कि धीरे से, अच्छा ये भी एक पैसेज, ये भी एक बुक है, मुझे भी नाम ध्यान नहीं आ रहा। तो एक फेमस राइटर है जो उन्होंने एथिक्स पे काफ़ी सारी बुक्स लिखी हैं, तो ये हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। अच्छा ये तो सॉरी, ये तो वोटर वाला, ये तो टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। उन्होंने लिखा है कि लगातार इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ रही है, हायर लिटरेसी है, स्किल्स बढ़ रहा है, तो हमारी फैमिलीज, मिडिल क्लास फैमिलीज लगातार बढ़ रही हैं। अच्छा ये क्या है, तो स्टडी इकोनॉमिक ग्रोथ हम बात कर रहे हैं, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है कि इकोनॉमिक ग्रोथ धीरे धीरे बढ़ रही है, लिटरेसी बढ़ रही है, स्किल लेवल्स इंप्रूव हो गए हैं, तो इंडियन मिडिल क्लास फैमिलीज भी एक्सपोनेंशियली राइज कर रही हैं। इससे क्या हुआ है, डाइटरी पैटर्न में चेंज आ गया, एनर्जी कंजम्पशन में चेंज आ गया। अब लोग मिल्क प्रोडक्ट, फिश, मीट खा रहे हैं जिसमें ज़्यादा पानी लगता है। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिक मशीन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें भी आपको एनर्जी चाहिए होती है, मीन्स ज़्यादा वाटर चाहिए होता है। नाउ तो मीनिंग क्या है इसका, पैसेज का, तो पैसेज का मीनिंग ये है कि क्या है क्रक्स, समरी यो बात कर रहे हैं। तो भैया ये तो साफ खत्म है कि इंडियन ट्रेडिशनल सीरियल बेस्ट डाइट्स की तो कोई बात कर ही नहीं है, वो ये करनी चाहिए कि डाइट तो चेंज हो चुकी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाउ एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहिए, जब वो लोग खा ही नहीं रहे हैं तो क्या करेंगे बढ़ा के। तीसरा, इट विल चेंज कल्चरल एंड सोशल बिहेवियर, ऐसा भी कोई बात नहीं है, पूरा थीम ही वाटर है, पानी ज़्यादा लग रहा है मीट में, मिल्क में, साफ है इसका आंसर, वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस नीड टू बी चेंज। ना मैं इसका भी प्रूफ देता हूँ आर्टिकल में, क्योंकि ये साफ ही उसने खुद ने, ऑथर ने क्रक्स दे दिया था, हमें ज़रूरत ही नहीं है। ये आर्टिकल है, उन्होंने साफ, ये जो आपका ऊपर सब लिखा हुआ है, ये पैसेज का आपका मेन थीम है, तो उन्होंने ही साफ लिखा है, दिस मीन्स वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस नीड टू बी चेंज ड्रामेटिकली इन द कमिंग ईयर्स, मीन्स एज इट इज़ ऑप्शन दिया हुआ है, तो दिस इज़ द मोस्ट करेक्ट आंसर। तो जो लोग सी कह रहे हैं, बी कह रहे हैं, तो दे हैव टू रिलू, ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, तो मैं आपको ओरिजिनल प्रूफ भी दे दिया, तो ये इसका आंसर होगा डी। ना ये क्वेश्चन एक बुक है आपकी, जो एक फेमस राइटर भी हैं, तो ये उनकी एक बुक है, एथिकल एक राइटर है, और मीन्स मैं उनके बुक में नाम बोल रहा हूँ, अल्बर्ट करके है, उनकी बुक से लिया गया है। तो वो एक्चुअली थोड़ा सा एथिकल राइटर है, थोड़ी सी बात करते हैं स्पिरिचुअलिज्म की। तो उन्होंने बोला है कि हम 2 से 3 जनरेशन्स को देखें तो इंडिविजुअल्स लगातार वर्कर की तरह काम करें, ना कि ह्यूमन बींग के जैसे, मीन्स एक्सेसिव लेबर चल रहा है, हम मेंस का स्पिरिचुअल एलिमेंट ड्राइव नहीं कर सकता, उसके पास जो लिटिल लीजर का टाइम होता है वो सीरियस एक्टिविटीज़ में नहीं लगाता, वो सोचना चाहता नहीं है, अगर चाहता है तो सोच नहीं पाता, क्यों, वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं चाहता, वो चाहता है इंटरटेनमेंट, ताकि वो मेंटली आइडल हो सके, अपनी गतिविधियों को भूल सकें। इसीलिए हमारा जो आज का कल्चर है वो टिका है किस पे, न्यूज़पेपर पे, मैगजीन्स पे, ना कि किस पे, सीरियस लिटरेचर पे, सिनेमा पर टिका है, ना कि थिएटर पे। ये सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है। तो इसका आंसर अगर हम देखें, हाँ, पैसेज इज बेस्ड ऑन द आइडिया। जो ओरिजिनल बुक थी उसमें ये पैसेज चालू होने से पहले एक स्टेटमेंट दिया हुआ था, जस्ट चालू होने से पहले, और स्टेटमेंट था कि वी शुड हैव लुक द एविल ऑफ ओवर स्ट्रेंथ, ऐसा मेंशन किया। तो अगर उस पर जाएँ तो इसका आंसर ये तो पॉसिबल नहीं है, सी पॉसिबल नहीं है, आंसर कैन बी ए, क्योंकि बुक में ऐसा दिया हुआ है अगर हम बुक की जाए तो। लेकिन अगर हम यूपीएससी भी सोचें कि अगर बुक को फॉलो नहीं कर रहा तो चांसेस तो बी ही है। लेकिन ये टर्म जो होता है ना कि ग्रेट एविल ऑफ दिस टाइम, उन्होंने सिंपल लिखा था एविल इज ओवर स्ट्रेंथ। नाउ ग्रेट एविल ऑफ दिस टाइम इज ओवर स्ट्रेंथ, थोड़े से वर्ड्स थोड़े से ट्रिकी लग रहे हैं। तो आंसर अगर हम डी पे जाते हैं, डी पे लिखा है कि मैन कैन नॉट केयर, तो कैन नॉट केयर थोड़ा सा एक्सट्रीम लगता है सुनने में, इसलिए आंसर मस्ट बी बी,
बट यू कैन आल्सो गो फॉर डी। तो मुझे लगता है कि बी आंसर ज़्यादा अप्रोप्रिएट लग रहा है एज पर द ऑथर जो हम बात कर रहे हैं। लेकिन वही अगर चॉइस ऑफ वर्ड्स की हम बात करें तो वहाँ पे ऐसा ग्रेट वर्ड का कोई बात नहीं, क्योंकि एविल की हम बात कर रहे हैं और पैसेज में ऐसा मेंशन तो किया नहीं है कि एविल की इतनी बुराइयाँ हो गई हैं, लेबर से इतनी दिक्कतें हो गई, ऐसा तो मेंशन किया नहीं है। तो आंसर मे बी बी और आंसर कैन बी डी, क्योंकि वो अपना स्पिरिचुअल वेलफेयर करना ही नहीं चाह रहा। क्यों नहीं करना चाह रहा? उसके पास टाइम होता भी है तो इतना बिजी है खुद कि वो बाकी काम में लगा रहा है। नाउ मेन डज नॉट सीक सेल्फ इम्प्रूवमेंट बिकॉज इंटेलेक्चुअली कैपेबल तो वो है नहीं, नो टाइम टू डू सो, ऐसा भी नहीं है, लिटिल लेजर टाइम भी है। और अगर वहाँ भी जाते हैं, अगर हम इसकी बात करते हैं जो ओरिजिनल पैसेज भी था उसमें भी लिखा है कि उसका जो भी टाइम होता है उसमें वो सीरियस बातें नहीं करता, दोस्तों से बातें नहीं करता, वो एंटरटेनमेंट पर चाहता है, वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करना चाहता है। तो आंसर कैन बी सी और आंसर कैन बी डी। तो मुझे लगता है कि आंसर शुड बी डी, बिकॉज वो चाहता है उसको टाइम जो मिलता है तो ही वांट टू यूज दोज टाइम इन अम्यूजमेंट एंड वांट टू रिमेन मेंटली आइडल। ज़्यादातर एक डिबेटेबल है वो यही है। ये एक पैसेज है, एक बहुत फेमस एक व्यक्ति है बर्टलैंड रसेल, जिन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैप्पीनेस पे। तो रसेल की किताब से ये है, उन्होंने कहा है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में मैनकाइंड टू बेनिफिट बाय द प्रोडक्टिविटी ऑफ मशीन्स इट विल गिव लाइफ ऑफ लेजर। और ज़्यादा लेजर टेडियस होता है एक्सेप्ट टू दोज जो इंटेलिजेंट होते हैं और इंटरेस्ट होता है। अगर लेजर पॉपुलेशन को हैप्पी होना है तो वो एजुकेटेड होनी चाहिए। एजुकेटेड इस प्रकार से होनी चाहिए कि वो अपने एंजॉय कर सके और टेक्निकल नॉलेज को यूज़ कर सके, ऐसा उन्होंने कहा है। और इसका जो इनकी किताब है उसका उन्होंने टाइटल भी है वो था यूजलेस नॉलेज, ऐसा उन्होंने किताब मेंशन भी की है। तो एक उनका काफ़ी बड़ा आर्टिकल है उस चीज़ की ना। हम देखते हैं ऑप्शंस क्या है। तो उन्होंने कहा कि अंडरलाइन टोन क्या है। अगर आप नहीं भी जानते हैं कि बर्टलैंड रसेल हैप्पीनेस की बातें करते हैं तो कोई बात नहीं, हम टोन हम आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो पहले अगर हम बात करें तो बी इज़ एलिमिनेटेड, ऐसा कहीं भी नहीं है कि पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेज़र के लिए होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। मशीन्स को इंक्रेज करें, ऐसा भी नहीं बोला गया। ना बचते हैं ए और डी। तो इसमें ऐसा कहाँ पे मेंशन है कि एजुकेटेड पीपल जो हैं वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस का यूज़ कर पा रहे हैं, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि भैया बेनिफिट हो रहा है प्रोडक्टिविटी ऑफ मशीन से और उनसे लेज़र की लाइफ हो रही है, ये उन्होंने कहा है। उन्होंने ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि एजुकेटेड पीपल ही प्रोग्रेस जो हो रही है इकोनॉमिक प्रोग्रेस उसको वो यूज़ कर पा रहे हैं, ऐसा नहीं किया है। और सी ऑप्शन क्या है कि एजुकेटेड पॉपुलेशन जो बढ़ती है उससे पीपल की हैप्पीनेस बढ़ती है। तो आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएटली इज सी। और सी मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब इनका पूरा पैसेज जब आप पढ़ते हैं तो इनका स्टेटमेंट ही है कि जब भी एजुकेशन बढ़ता है तो हैप्पीनेस होती है, नो मैटर क्या हो रहा है। और ऐसा अगर हम ऑप्शन को भी देखें तो यहाँ पे हम फील कर सकते हैं कि इट मस्ट बी एन एजुकेटेड पॉपुलेशन बिकॉज फॉर द व्यू ऑफ एन्जॉयमेंट एंड डायरेक्ट यूज ऑफ टेक्निकल नॉलेज, क्योंकि एक एजुकेटेड व्यक्ति ही चीज़ों को जान के खुश रहना जानता है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है पूरे पैसेज में। अगर आप देखेंगे कि एजुकेटेड पीपल ही इकोनॉमिक प्रोग्रेस का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं या बेनिफिट कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने नहीं कहा। हाँ, वो लेज़र को बेटर यूटिलाइज कर सकते हैं लेकिन बेनिफिट की बात उन्होंने नहीं की है। इसलिए आंसर मस्ट बी सी, और जो इनका सोर्स भी है उसके अकॉर्डिंग हम इसको बोल सकते हैं। ना एक लास्ट क्वेश्चन जिस पे बड़ा इशू है, ये जो सोशल ऑर्डर है सेक्रेड राइट है, ये रूसो का किताब का स्टार्टिंग है। अगर आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। जो जीन जैकब्स रूसो है उनकी जो बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसकी स्टार्टिंग यही है, मैन इज़ एवरीवेयर इन चेंज करके जो स्टार्टिंग है उसके बाद ये लिखा है ना। हम इसको नहीं जानते, मानो नहीं भी जानते हम ना क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है सोशल ऑर्डर इज ए सेक्रेड राइट, ओके, एंड विच इज़ द बेसिस ऑफ ऑल अदर राइट्स। मतलब सारे राइट्स सोशल ऑर्डर पे टिके हैं, ये बेस है उसका ना। दिस राइट मतलब दिस सोशल ऑर्डर नेचर से नहीं आता, कहाँ से आता है, कन्वेंशन से फाउंड करना होता है। और उसने बड़ा एग्जांपल भी दिया है फैमिली करके कि फैमिली में कैसे हम कन्वेंशन पे रहते हैं। तो क्या लिखा है उसमें कि ये जो राइट है, कौन सा राइट, सोशल ऑर्डर नेचुरल नहीं होता, ये हमें कहाँ से मिलता है, कन्वेंशन से मिलता है ना। देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। कन्वेंशंस आर द सोर्सेस ऑफ राइट्स ऑफ मैन, तो ये नहीं है।
कन्वेंशन पे बनता है सोशल ऑर्डर। सिर्फ कन्वेंशन पे राइट्स नहीं बनते हैं। राइट्स तो नेचुरली इंसान को मिलते हैं। अगर रूसो को भी जानते हो तो आप इतना जानते होंगे। नहीं भी जानते तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि कन्वेंशन से राइट्स निकले। कन्वेंशन से सिर्फ एक राइट फाउंड होता है, और वो कौन सा राइट है? वो है सोशल ऑर्डर। अगर आप ज़्यादा सोचो कि सोशल ऑर्डर बाकी सबके राइट्स का है तो अल्टीमेटली ये हो ही गया, ऐसा नहीं है। तो कन्वेंशन से सिर्फ क्या निकलता है? सोशल ऑर्डर निकलता है। वो सारे राइट्स का सोर्स नहीं है। राइट्स तो नेचुरल होते हैं। तो वन इज करेक्ट, वन इज इनकरेक्ट। नाउ सेकंड, राइट्स ऑफ मैन कैन बी एक्सरसाइज ओनली व्हेन देयर इज अ सोशल ऑर्डर। और यही तो बात दूसरों ने भी की है, और हम दूसरों को नहीं भी जानते हो तो यही तो ये लिख रहा है, क्योंकि सोशल ऑर्डर सेक्रेड राइट है, इसमें सारे बेसिस टिके हैं। तो अगर सोशल ऑर्डर नहीं होगा तो सारे राइट्स भी नहीं हो सकते, क्योंकि वो उससे बेस है। जब बेस ही नहीं होगा तो आप राइट्स को कैसे एंजॉय करोगे? पॉसिबल नहीं है। उसी के लिए हमें सोशल ऑर्डर क्रिएट करना पड़ता है। और सोशल ऑर्डर नेचुरल नहीं मिलता, नेचर से नहीं होता। उसमें हमें मिल के बात करनी होती है, कन्वेंशंस करके उसको तय करना होता है। तो कन्वेंशंस राइट्स नहीं है, सोर्स नहीं है राइट्स के। वो सिर्फ बेसिस है। किसका? वो है बेसिस सिर्फ आपका किसका? सोशल ऑर्डर। इसलिए आंसर इज टू ओनली। अगर आप जानना चाहते हैं तो आप बुक पढ़ सकते हैं उसकी फॉर डिटेल, और ये सिंपल सा आंसर इसका। तो दिस इज ऑल अबाउट योर क्वेश्चंस। जो मैंने कहा डिबेटेबल हो सकते हैं, तो मैंने कोशिश की है मोस्टली आंसर्स करेक्ट करने की। तो आप, मैंने जो दो क्वेश्चंस आपको बताए, दो या तीन, जिसमें मल्टीपल आंसर्स वेरी कर सकते हैं। एक आपका लेज़र टाइम वाले में मुझे एक में डाउट लग रहा है, एंड सेकेंड जो हम बात करते हैं वो पुअर कंट्रीज़, क्योंकि मेंशन नहीं है पैसेज में, लेकिन थीम हमको लग रही है, अजम्पशन हम ले सकते हैं, और ओरिजिनल पैराग्राफ में भी था। तो मैंने ट्राई किया कि मैं सही आंसर निकाल सकूं। तो मेरा ये सजेशन है, जितने भी कैंडिडेट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप इस आंसर को करेक्ट मानते हुए एक रफ आइडिया ले लें, एक दो क्वेश्चंस को ऊपर नीचे लेके चलें, और अपनी मेंस की तैयारी करें। ठीक है? और कोशिश करें कि जितना टॉपिक कंप्लीट हो सके तैयार करें। पहले आप अच्छे से एथिक्स, ऐसे ऑप्शनल को तैयार करें। ये बड़ा पार्ट होता है एग्ज़ाम निकालने का। मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कह रहा हूँ, इसको आप फॉलो करेंगे, यू कैन गेट ए वेरी गुड मार्क्स। तो चलिए फिर, थैंक यू।